नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और जो मूल अधिकारों का आज अंतिम पड़ाव है, जो आपका सबसे अंतिम मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आज उस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो जो हम 5 मूल अधिकारों पर चर्चा कर चुके हैं, जिनको आपने बहुत ही विस्तार से समझा है, पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी उन 5 मूल अधिकारों से। तो आज का जो मूल अधिकार है वो है मुख्यतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दे रखा है। लेकिन संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो दे रखा है आपका आर्टिकल 32 में। तो जो बीच का अनुच्छेद था एक अनुच्छेद 31, तो अनुच्छेद 31 में मूल संविधान में क्या था कि संपत्ति का मूल अधिकार शामिल था। अगर ये कहें कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी, और वो 7वां मूल अधिकार कौन सा था? आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को बाद में क्या कर दिया गया? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। यानी कि एक अमेंडमेंट हुआ था 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, और 1978 में इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके क्या कर दिया? निरसित कर दिया। अब इसे क्या बना दिया गया है? भाग 12 में, किसमें? भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत इसको कैसे अधिकार की मान्यता मिल गई है? कानूनी या विधिक अधिकार। बना दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा जो मूल अधिकार हटाया गया था, किस आर्टिकल के माध्यम से? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से भाग 3 से निरसित करके भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी या वैधानिक अधिकार की इसको मान्यता प्रदान कर दी। यहाँ एक बात समझना कि एक तो लीगल राइट्स हो गए और एक होता है आपका फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। तो जो लीगल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें अंतर इतना है कि अगर संसद को लीगल राइट्स में परिवर्तन करना है तो वो साधारण प्रक्रिया के माध्यम से क्या कर सकती है? इनमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन करना है तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या करेगी? इनमें परिवर्तन करेगी। क्योंकि उस समय संपत्ति के अधिकार पर काफ़ी विवाद चल रहा था, तो इसलिए इसको क्या किया गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके कहाँ डाल दिया गया? लीगल राइट्स में डाल दिया। अब अगर संसद चाहे तो सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा आर्टिकल 245 में संसद को ये शक्ति मिली हुई है कि 245 के तहत वो सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा इन चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है, यानी कि जो प्रावधान मूल अधिकारों में शामिल किए गए हैं, अगर उनको सीमित करना है या उनको समाप्त करना है तो वो किसके माध्यम से होगा? संविधान संशोधन के माध्यम से होगा। तो इसको कब हटाया गया? 1978 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर। या एक बात और याद रखना कि 31 के अलावा ये जो संपत्ति का अधिकार था ये अनुच्छेद 19(1)(च) में शामिल था, ये भी याद रखना। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है? अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 32 क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ये देखो कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको संविधान में शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे। देखो जितने भी हमारे 5 मूल अधिकार हैं
समानता के अधिकार से लेकर के शिक्षा और संस्कृति तक का जो अधिकार है वो हमारे मूल अधिकार हैं। अगर हमारे इन पांचों अधिकारों को कोई निर्बंधित करता है, सीमित करता है या छीनता है तो हम उनके उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत ये शक्ति मिली हुई है कि वो ऐसे सीमित किए गए मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराए, लागू कराए। ठीक है, तो इसीलिए इस मूल अधिकार के महत्व को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा इसको, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है, हार्ट एंड सोल। ये किसने कहा? अंबेडकर ने कहा। अब अनुच्छेद 32 के 4 खंड दे रखे हैं, जिनमें से इसके 3 खंड सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और वो 3 खंड कौन कौन से, उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 32 का जो खंड 1 है वो ये कहता है कि अगर मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का जो अधिकार होता है वो किसके माध्यम से मिलेगा? अनुच्छेद 32(1) के माध्यम से। अगर किसी व्यक्ति के किसी अधिकार को सीमित कर दिया जाए या उसको छीन लिया जाए तो उस व्यक्ति को ये अधिकार किस आर्टिकल के तहत है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि उच्चतम न्यायालय में क्या करे? रिट दायर करे, यानी कि याचिका दायर करे या आवेदन करने का जो अधिकार होगा वो किस आर्टिकल के तहत मिलेगा? अनुच्छेद 32(1) के तहत मिलेगा। लिख लेते हैं इसको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों के लिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करवाना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार छिन जाता है तो उसको लागू करवाने के लिए वो कहां पर जाएगा? उच्चतम न्यायालय, या इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार छिन गए हैं तो वो उनको प्रवर्तित कराने के लिए, उनको लागू करवाने के लिए कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय में जाने से पहले वो क्या करेगा? यहाँ आवेदन करेगा। तो किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आवेदन करने का जो अधिकार है वो किसके माध्यम से मिला है? अनुच्छेद 32(1) के माध्यम से मिला है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मूल अधिकारों का संरक्षक है, अभिभावक है, संविधान का संरक्षक और अभिभावक है, और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार छिन जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? न्यायपालिका जाएगा। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये समझना कि न्यायपालिका तो कोई व्यक्ति जाता है, लेकिन अगर वो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर रहा है तो वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है, देखो याचिका दायर करने के लिए भी 2 रूल्स हैं। एक तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत मिला है कि अगर किसी के मूल अधिकार छिन जाएं तो वो आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। एक दे रखा है अनुच्छेद 226 में, और अनुच्छेद 226 में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो वो आर्टिकल 226 के माध्यम से कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उच्चतम न्यायालय जा रहा है, तब तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसको ये शक्ति मिली हुई है, उसको ये अधिकार मिला हुआ है। और उच्च न्यायालय जा रहा है तो अनुच्छेद 226 के तहत उसको ये अधिकार मिला हुआ है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को क्या दायर करने की शक्ति दी गई है? रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 226 के तहत
किसको रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? हाई कोर्ट को शक्ति दी गई है। और एक बात और याद रखना यहाँ पर कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को केवल मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में या इनके प्रवर्तन के बारे में रिट जारी करने की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को मूल अधिकार प्लस अन्य मामलों में रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट जारी करेगा किसके? मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में, यानी कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, बल्कि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। तो इसलिए रिट जारी करने की जो शक्ति होगी वो सुप्रीम कोर्ट की तो क्या होती है? कम होती है, जबकि हाई कोर्ट की क्या हो जाती है? अधिक होती है। इस बात को आपको यहाँ याद रखना है। अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में जाना है तो ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो हाई कोर्ट की शरण में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगा। ये व्यक्ति का विवेक होता है। व्यक्ति चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है और व्यक्ति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट जाएगा तब उसको अधिकार मिलेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब उसको अधिकार मिलेगा अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करने की शक्ति वो सुप्रीम कोर्ट की, और अनुच्छेद 226 के तहत जो रिट जारी करने की शक्ति वो हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट मूल अधिकार और अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के बारे में ही रिट जारी कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 32(1) ये उस व्यक्ति को अधिकार देता है जिस व्यक्ति के मूल अधिकार सीमित किए गए हैं या छीने गए हैं, तो वो अनुच्छेद 32(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और आवेदन क्या करेगा? यहां आवेदन करेगा कि मेरे ये मूल अधिकार हैं और इनका हनन हुआ है, तो आप मेरे इन अधिकारों को प्रवर्तित कराइए, लागू कराइए। यहां तक बात खत्म हो गई। चलिए, दूसरा आर्टिकल है आपका 32(2). 32(2) में क्या दे रखा है? देखिए, अनुच्छेद 32 सब क्लॉज 2, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो 32(2) है ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि अगर मूल अधिकार किसी के छीने गए हैं तो उनको प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है और रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की वो किसके तहत दी गई है? अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज 2 के तहत दी गई है। यानी कि ये किसको शक्ति देता है? पहली चीज तो इससे किसको पावर मिली हुई है? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को किस संदर्भ में पावर मिली है ये भी याद रखना कि ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो उनको प्रवर्तित कराने के लिए, प्रवर्तन का मतलब है लागू कराने के लिए, ठीक है, उनको प्रवर्तित कराने के लिए क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है और रिट जारी कर सकता है। अभी जो रिट है इसको अभी हम देखेंगे कि रिट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, लागू करवाने के लिए क्या करेगा? जैसे अनुच्छेद 32(1) के तहत क्या किया गया था कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकार सीमित किए गए थे या छीने गए थे उसने कहाँ आवेदन किया था? सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था। ठीक है, अब इसको एक कॉन्सेप्ट से समझिए। यानी कि 32(1) के तहत क्या हुआ? पहले आवेदन किया किसने? जिस व्यक्ति के मूल अधिकार छीने। फिर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाएगा? अब ये काम होगा तो अब यहां से 32(2) के जो शक्तियां हैं वो चालू हो जाएंगी। तो 32(2) में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, ये शक्ति मिली हुई है कि वो इनको प्रवर्तित कराएगा, जो मूल अधिकार छीने हैं उसको लागू करवाएगा। और लागू करवाने के लिए वो या तो आदेश दे सकता है या निर्देश दे सकता है या रिट जाहिर कर सकता है, रिट जारी करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं, इनको याद रखना। पहले में सिर्फ व्यक्ति को अधिकार है और दूसरे में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। यानी कि 32(1) व्यक्ति को अधिकार देता है, ठीक है, नागरिक को अधिकार देता है, और 32(2) सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है।
ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, एक आता है अपना आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3। देखो, सब क्लॉज 3 में संसद को पावर मिली है। अभी मैं इनको तीनों को एक साथ समझाऊंगा, फिर से इनको लिंक करेंगे एक बार। देखो, 32(3) में किसको पावर मिली है? संसद को पावर मिली है। और संसद को यह पावर मिली है कि खंड 2 में जो शक्तियां दे रखी हैं, यानी कि अनुच्छेद 32(2) में जो पावर्स दे रखी हैं रिट जारी करने की, निर्देश देने की, आदेश देने की, इन शक्तियों को वो वरिष्ठ न्यायालय से लेकर के या उच्चतम न्यायालय से लेकर के अन्य न्यायालयों को सौंप सकता है या दे सकता है। बात समझ में आ रही है? देखो, इसके तहत संसद को शक्ति है कि अनुच्छेद 32(2) में जो प्रावधान हैं, ठीक है, तो उन प्रावधानों में क्या था? एक तो आदेश जारी करना, निर्देश देना, रिट लागू करना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या किया गया था इसमें? सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार को क्या कर रहा था? प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी करता था, आदेश देता था, ठीक है। तो ये जो शक्तियां होंगी, ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा संसद चाहे तो उनको अन्य न्यायालयों को सौंप सकती है, ठीक है। इसकी भाषा ये है। बात समझ में आ रही है कि 32(3) संसद को पावर देता है कि अनुच्छेद 32(2) में जो शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई हैं वो उन शक्तियों को किसको दे सकता है? अन्य न्यायालयों को दे सकता है, ठीक है। अब इन तीनों को लिंक कीजिए। अब मैं तीनों को एक साथ लिख रहा हूं, 32(1), 32(2) और 32(3). 32(1) में जो अधिकार है वो किसका है? व्यक्ति का अधिकार है। 32(2) में जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। और 32(3) में जो अधिकार है वो संसद का अधिकार है, ठीक है। इसमें क्या है कि मूल अधिकार किसके छीने जाते हैं? नागरिक के छीने जाते हैं, व्यक्ति के छीने जाते हैं। अगर इसके मूल अधिकार सीमित कर दिए गए या छीन लिए गए तो ये क्या कर सकता है? इनके खिलाफ आवेदन करता है। और ये आवेदन कहाँ करेगा? सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। तो यहां से जो प्रोसेस चली यहां तक की, ये तो आ गई 32(1) में। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? इनको लागू करवाने के लिए, यानी कि इसके जो मूल अधिकार सीमित हुए थे इनको ये क्या करेगा? लागू करवाएगा। और लागू करवाएगा तब उसके लिए क्या करेगा कि कुछ आदेश जारी करेगा, ठीक है, कुछ निर्देश देगा, कुछ रिट जारी करेगा। तो ये जो शक्ति थी ये किसके माध्यम से किसको मिली है? अनुच्छेद 32(2) के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को मिली है, ठीक है। इसने आदेश दे दिया और इसको लागू करवा दिया। अब संसद को यह शक्ति है कि 32(2) के तहत जो शक्तियां किसको मिली हुई हैं? सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई हैं, वो अन्य न्यायालयों को भी उन शक्तियों को दे सकता है। खंड 2 की शक्तियां दे सकता है। बस ये बात थी इसमें। तीनों में क्या संबंध है ये समझ में आ गया आपके, ठीक है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एक शब्द आया है इसमें बार बार, रिट जारी करना, रिट जारी करना। तो ये जो रिट होती है ये कितने प्रकार की होती है, कौन जारी करता है, ठीक है, किसको किस मामले में रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इनको देख लेते हैं। अच्छा, इस शब्द को याद रखना कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। चलिए, एक शब्द आया था अभी, रिट। एक बार मैं इनके नाम लिख देता हूं सबके।
एक तो होती है अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरी होती है परमादेश, तीसरी होती है अपनी प्रतिषेध, और चौथी होती है उत्प्रेषण, और पांचवी होती है अधिकार प्रक्षा। एक बार इनके इंग्लिश नाम भी देख लेते हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है इसको इंग्लिश में बोला जाता है हेबियस कॉर्पस। क्या बोला जाता है? हेबियस कॉर्पस, CORPUS। परमादेश को बोला जाता है मैंडेमस। प्रतिषेध को बोला जाता है प्रोहिबिशन। इसको बोला जाता है सर्सियररी। क्या बोला जाता है? सर्सियररी, CERTIONRARI, सर्सियररी। अधिकार परीक्षा को बोला जाता है को वारंटो, QUO को वारंटो। इनके अर्थ भी देखिए। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रस्तुत किया जाए, यानी कि शरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? शरीर प्रस्तुत किया जाए। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है कार्यवाही को रोकने के लिए या मना करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा मना करना। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित किया जाए। क्या होगा? पूर्णतया सूचित किया जाए। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि आपका अधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है। ठीक है, तो ये हो गए इन सबके शाब्दिक अर्थ कि इन रिटों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैं इनको एक बार डिब्बे में बंद कर देता हूं जिससे ये अलग ही दिखें आपको। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट हैं। अब मैंने अभी एक बात बोली थी कि जो रिट जारी करने की जो पावर है, तो रिट जारी आर्टिकल 32 के तहत तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और आर्टिकल 226 के तहत जारी कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो केवल मूल अधिकारों के मामले में जारी करेगा, लेकिन रिट जारी करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा किसकी है? हाई कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट की पावर इसलिए कम है क्योंकि वो सिर्फ मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा, मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी? रिट जारी करने में अधिक हो जाएगी। अब ये दोनों ही न्यायालय, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, ये कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। और इन 5 प्रकारों में सबसे पहले आती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका इंग्लिश मीन्स होता है हेबियस कॉर्पस। और इसके अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होगा शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अभी देखते हैं विस्तार से कि इसका मीन्स क्या होगा। दूसरा है परमादेश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करता है? आदेश देता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32(2) के तहत क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है और रिट जारी कर सकता है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम आदेश देते हैं। तीसरी है प्रतिषेध, यानी कि ये किसी काम को करने से रोकने के लिए है, मना करना। प्रोहिबिशन का मतलब भी क्या हो गया कि किसी भी काम को मना करना। दूसरा है उत्प्रेषण, सर्सियरी। इसका मीन्स होता है कि अगर कोई काम हो चुका है तो उसके फैसले को रद्द करने के लिए वो क्या कहते हैं कि पूर्णतः पहले सूचित किया जाए और सूचित करेगा तब उसको रद्द कर दिया जाएगा। अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है या किसी पद पर आसीन है तो उससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये सवाल पूछते हैं कि आप किस प्राधिकार से, किस अधिकार से, किस राइट से आप इस पद पर आसीन हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट कौन जारी कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले वो हाई कोर्ट जाए फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कौन से न्यायालय में जाना चाहता है। तो ये जो अनुच्छेद 32 के तहत जो अधिकार व्यक्ति को मिला है ये उसका विवेकाधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए या 226 के तहत हाई कोर्ट जाए। वो कहीं भी जा सकता है, ये कोई शर्त नहीं है कि पहले वो हाई कोर्ट जाएगा फिर यहाँ काम नहीं बनेगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, इस बात को अच्छे से याद रखना। ठीक, चलिए अब पहली जो रिट है आपकी वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, शब्दों से ही समझ रहे होंगे आप, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बना रखा है। अब देखो इसके अगर भावार्थ की बात करते हैं कि इसका भावार्थ क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने या किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को क्या कर लिया है? अवैध रूप से निरुद्ध कर लिया है या अवैध रूप से गिरफ्तार करके बंदी बना लिया है, तो ये रिट ऐसे लोगों के खिलाफ पेश की जाती है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको हमारे सामने क्या किया जाए? सशरीर प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? सशरीर प्रस्तुत किया जाए। फिर वो अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसने उसको बंदी बना रखा है वो उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ व्यक्ति को प्रस्तुत करवाने के, अपने समक्ष प्रस्तुत करवाने के संदर्भ में है। फिर न्यायपालिका इस बात की जांच करता है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को बंदी बनाने के पीछे जो कारण थे वो वैध थे या अवैध थे, इस बात की जांच करेगा। और जांच में अगर ये पाया जाता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको बंदी बनाने के जो आधार थे वो वैध नहीं थे, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? बंदी से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि उसको जो बंदी बनाया गया है वो वैध तरीके से उसको बंदी बनाया गया है, तो न्यायपालिका इस कार्रवाई को आगे बढ़ा देती है। और अवैध घोषित हो जाए तो वो उसको रिहा कर देते कि भाई इसको बंदी बना ही नहीं सकते, ये आपका अधिकार ही नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ये किनके विरुद्ध जारी की जा सकती है? पहली बात तो ये या तो किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है, पहली चीज। व्यक्ति के साथ साथ किसी प्राधिकारी के खिलाफ जारी की जा सकती है। और ये कब जारी की जाएगी? जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से निरुद्ध किया गया हो। ठीक है, अब एक बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले ही बंदी बना लिया है तो सर्वोच्च न्यायालय को कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है? तो देखिए यहाँ इतना लचीलापन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह रखा है इस मामले में कि जो याचिका प्रस्तुत करेगा कोई व्यक्ति इस रिट को जारी करवाने के लिए, ठीक है, तो जो याचिका जारी करेगा क्या वही व्यक्ति जारी करेगा जिसको बंदी बनाया गया है या कोई भी कर सकता है? तो इसमें जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है वो व्यक्ति भी याचिका लगा सकता है या इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति, यानी कि जो याचिका जारी की जाएगी वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जारी की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति के द्वारा जारी की जा सकती है।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि याचिका जो जारी करेगा इस रिट को जारी करवाने के लिए, तो वो कौन करेगा, या तो जो व्यक्ति निरुद्ध किया गया है वो जारी कर सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति भी इसको याचिका जारी कर सकता है, याचिका लगा सकता है इसको जारी करवाने के लिए। लेकिन रिट जो जारी करेगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाए, इसके मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी की जाती है। दूसरी आती है हमारी परमादेश मैंडेमस, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या, हम आदेश देते हैं। देखो ये जो रिट थी ये व्यक्ति और प्राधिकारी के खिलाफ पेश की जा रही है, तो देखिए ये व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, व्यक्ति के साथ साथ लोक प्राधिकारी इनके खिलाफ भी जारी की जा सकती है, लोक प्राधिकारी के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालयों के अलावा ये सरकार के खिलाफ जारी की जा सकती है, ठीक है, निगमों के खिलाफ जारी की जा सकती है। तो इसको याद रखना है कि ये जो रिट होगी ये किन किन के खिलाफ जारी की जाएगी, सरकार, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकारी और एक पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। इसका मीन्स क्या है, किसको जारी क्यों करते हैं, देखो जब इनमें से कोई भी, कौन, इनमें से कोई भी प्राधिकारी या न्यायालय या सरकार या कोई भी निगम अपने कर्तव्यों को मानने से इनकार कर देता है, अपने कार्यों को अवैध तरीके से करता है, तब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं आपको ये काम करना है। क्या किया जाएगा कि अगर इनमें से कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से या अपने कर्तव्यों को अवैध तरीके से कर रहा है, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए या ऐसे लोगों से कार्य करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय परमादेश की रिट जारी करता है, और वो अच्छे तरीके से काम करें इसलिए वो उनको आदेश देता है। इसीलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, हम आदेश देते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक। दूसरी चीज ये याद रखना कि जो परमादेश की रिट है ये भारत में सिर्फ 2 व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, और ये अनुच्छेद 14 का अपवाद है। कि अनुच्छेद 14 का अपवाद क्यों है, कि आर्टिकल 14 में अपवाद के रूप में क्या लिखा था कि भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही पद पर रहते हुए नहीं चलाई जा सकती, और न ही उनके खिलाफ कोई भी परमादेश जारी किया जा सकता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का ही क्यों ना हो। तो यहां याद रखना अपवाद स्वरूप मैं लिख देता हूं अपवाद। इसके अपवाद कौन कौन होंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 2 के खिलाफ कोई भी रिट जारी नहीं की जाएगी। बात समझ में आई यहां तक। तीसरी है प्रतिषेध, मना करना। देखो पहले तो ये समझिए कि ये रिट जारी किन किन के खिलाफ की जा सकती है। पहली बात तो जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, और जो न्यायिक प्राधिकरण या अधिकरण हैं, यानी कि न्याय से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, इनके खिलाफ ये रिट क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। मना करने का मतलब है कि अगर ये कोई ऐसा निर्णय दे देते हैं या इनके सामने कोई कार्यवाही चल रही है, लंबित है, ठीक है, तो उस कार्यवाही को करने से रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है। हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, उनसे भी कम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके खिलाफ। तो जब कब जारी की जाएगी, जब कार्यवाही किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण के समक्ष लंबित होती है, तो उसके लिए ये रिट जारी की जाती है। कब, जब कार्यवाही लंबित होती है, ठीक है। दूसरी चीज, लंबित है तो क्या किया जाएगा, अब इस कार्यवाही को ये अधीनस्थ न्यायालय कर नहीं पाए, अर्थात कार्यवाही को रोकने के लिए
कार्यवाही को रोकने के लिए ये रिट जारी की जाएगी। इसके बाद में एक और रिट आती है अपनी, कौन सी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि पूर्णतया सूचित किया जाए। क्या किया जाए? पूर्णतया सूचित किया जाए। और ये रिट भी किसके खिलाफ जारी की जाएगी? अधीनस्थ न्यायालय प्लस न्यायिक अधिकरण। ठीक है। अब यहाँ क्या अंतर आ जाएगा इन दोनों में? ये दोनों जो रिट हैं ये इनके अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जा रही हैं। ठीक है। देखो, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने समक्ष मामले रहते हैं अधीनस्थ न्यायालय के पास में, तो वो उन न्यायालयों को वरिष्ठतम न्यायालय होगा वो क्या करेगा? उत्प्रेषण रिट जारी करेगा कि आपके समक्ष जो लंबित मामले हैं, जो मामले आपके यहाँ चल रहे हैं, वो उनको वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। यानी कि इस तरीके का आदेश कौन देगा? वरिष्ठ न्यायालय देगा। किसको? अधीनस्थ न्यायालय को। कब? तब देगा जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट को ये अच्छा नहीं लगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करेगा? आदेश देगा कि इस मामले को हमारे पास भेजा जाए। तब जो अधीनस्थ न्यायालय होगा वो क्या करेगा? अपने वरिष्ठतम न्यायालय के पास में उस आदेश को भेजेगा। एक और एग्जांपल देखिए इसका। अगर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन सुना दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है या न्यायालय की अवमानना के खिलाफ है, ठीक है, न्यायालय के खिलाफ है, तो कार्यवाही की समाप्ति हो चुकी है, हाई कोर्ट निर्णय दे चुका है, तो हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द करने के लिए, किसको? हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उत्प्रेषण की रिट जारी करेगा। इसमें दोनों में अंतर अगर देखना हो कि प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में जो अंतर होगा वो क्या होगा, तो उत्प्रेषण में तो अंतर ये है कि जब कार्यवाही चल रही है तब ये जारी की जाती है, ये तब जारी की जाएगी जब फैसला सुना दिया गया हो और उस फैसले को रद्द किया जाना हो। ठीक है। एक है अधिकार प्रक्षा। आपका प्राधिकार क्या है? इसका मतलब है कि ये रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाएगी जो किसी लोक पद पर अवैध रूप से बैठा हुआ है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पद अवैध रूप से धारण कर रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इससे पूछेगा कि आपका अधिकार क्या है इस पद पर बैठने का। अगर वो औचित्यपूर्ण होता है तब तो उसको उससे नहीं हटाया जाएगा। अगर उसका अधिकार या जो उससे सवाल पूछा गया है वो तर्कपूर्ण नहीं होगा तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको उस पद पर नहीं बिठाया जाएगा। तो ये 5 प्रकार की रिट जो हैं ये हमें अनुच्छेद 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है और 226 के तहत उच्च न्यायालय को। अब देखते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35। इनको थोड़ा सा समझना है हमको, बस ज़्यादा नहीं जाना इनमें, क्योंकि आर्टिकल 32 का जो भाव था वो यहीं तक खत्म हो गया। देखो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि भाग, इसको मान सकते हैं कि अनुच्छेद 33 भाग 3 में जो भी मूल अधिकार हैं इन सब का क्या है? अपवाद है। और अपवाद किस तरीके से है? पहली चीज ये ध्यान रखिए। देखो इससे क्या है, संसद को एक शक्ति दी गई है कि वो कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में क्या कर सकती है? मूल अधिकारों को निर्बंधित करने वाली विधि बना सकती है। किसके? कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में मूल अधिकारों को निर्बंधित करने वाली, यानी कि समाप्त करने वाली
विधि बना सकती है। ठीक है, जैसे देखो किन वर्गों की बात की गई है इसमें, जैसे सशस्त्र सेना के लोग होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के यानी कि आसूचना ब्यूरो के जो लोग होते हैं, और भी ऐसे लोग जो भारत में खुफिया एजेंसी सेना के तौर पर जो काम करते हैं, इन लोगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, इनके कार्यों का कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से करने के लिए संसद को ये शक्ति दी गई है कि ये उन लोगों के मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, निर्बंधित कर सकती है, छीन सकती है, समाप्त कर सकती है। आर्टिकल 34, देखिए आर्टिकल 34 क्या कहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मूल अधिकार ज़्यादातर 14 से 32 तक ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसको यहाँ कराना जरूरी था। इसमें मार्शल लॉ के बारे में बताया गया कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अगर सेना विधि लागू हो तो संसद इस बारे में क्या कर सकती है, विधि बना सकती है। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, मार्शल लॉ, लागू हो तो संसद विधि बना सकती है। किस मामले में, मार्शल लॉ के मामले में। और एक आर्टिकल है आपका 35 जो इसका अंतिम आर्टिकल है मूल अधिकारों का। 35 में संसद को ही शक्ति दे रखी है कि ये उन कामों के लिए विधि बनाएगी जो भाग 3 में अपराध घोषित किए गए हैं। जैसे अपराध की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है, और इसकी समाप्ति के संदर्भ में क्या किए गए, कई कानून बनाए हैं सरकार ने। तो ये इस तरीके, एक आर्टिकल 23 दे रखा है कि अगर मानव के बलात्श्रम, मानव के दुर्व्यापार, बलाश्रम, बेगार, इन सब का प्रतिषेध किया और इसके लिए संसद ने कुछ विधि बनाई है। तो इस तरीके के जो कानून संसद ने बनाए हैं वो किसके लिए, बेगार और बलात्श्रम, तो इन मामलों में यानी कि संविधान में भाग 3 में जिन मामलों को अपराध घोषित किया गया है उनके लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 35 के तहत है। तो ये हो गए हमारे मूल अधिकार कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि सारे मूल अधिकार आपकी समझ में आ गए होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सारे वीडियोस देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।